नाउ स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इस क्लास में हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ कॉम। ओके, ठीक है। होता क्या है बच्चों, अगर किसी सिस्टम के पार्टिकल शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि पार्टिकल्स में अगर भाई एक सिस्टम है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। तो अगर कोई सिस्टम, ध्यान से सुन लीजिए पहले, अगर कोई सिस्टम है और उसके पार्टिकल्स अगर डिस्प्लेस हो गए, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि कोई सिस्टम है, ठीक। अब ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सपोज 3 पार्टिकल्स ले लिए मैंने, मास m1, मास m2 और मास m3। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन जस्ट मैंने एग्जांपल लिए है, ठीक है ना। अब सुनो जरा ध्यान से, देखो होगा क्या बच्चों। अगर ये पार्टिकल शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, मान लो m1 मास शिफ्ट होके यहाँ कहीं आ गया, कहीं भी जा सकता है वो। m2 मास शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, ठीक। और m3 मास शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। अब जरूरी नहीं कि इधर ही जाए, इधर भी आ सकता है, उधर भी कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। मास m1 m2 m3 और ऐसे बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स थे जिनके मास थे वो शिफ्ट हो गए। तो अगर मासेस शिफ्ट हो गए, पहले इनकी पोजीशंस यहाँ पे थी, अब यहाँ पर हो गई, ठीक है। ये पूरी बॉडी जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई। तो बच्चों अगर ये मास शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि मासेस में अगर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो इनके आर कॉम में भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। मतलब सर, मतलब ध्यान से सुनिए, जब तक शिफ्टिंग नहीं हुई थी, ठीक, तब तक मास m1 m2 m3 का आर कॉम मान लो यहाँ कहीं था। ये आर कॉम था इनिशियल। आर कॉम इनिशियल का मतलब समझ रहे हो? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, एक तरीके से सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को बताएगा आर कॉम। अभी आपको डायग्राम की हेल्प से बताएंगे। बस आप मोटी मोटी बात ये समझो, पहले कॉम यहाँ पर था, लेकिन अब जब ये मासेस शिफ्ट हो गए, मासेस का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो कॉम भी शिफ्ट हो जाएगा। तो कॉम, न्यू कॉम यहाँ कहीं आ जाएगा, आर कॉम फाइनल यहाँ कहीं आ जाएगा। इस चीज़ को आपको फील करना होगा, ध्यान से सुन लो। मासेस अगर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, देखो जो कॉम होता है, कॉम का मतलब सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, कि सिस्टम में मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है भाई। जिधर मास भारी होगा, समझ सकते हो आप, जिधर मास भारी का मतलब जिधर मास ज़्यादा होगा, कॉम भी उधर ही शिफ्ट हो जाता है, ये बात आपको पता है, ठीक है ना। ओके नो, तो अगर पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो गए तो आर कॉम में डिस्प्लेस हो जाएगा। पहले आर कॉम यहाँ था, अब आर कॉम कहीं और मिलेगा। एक तो ये बात आपको सीखनी है, ठीक। दूसरा, अभी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। अब आप पहले फील करो चल क्या रहा है। जब मास m1 m2 और m3 शिफ्ट हो गए, ठीक, तो भाई शिफ्टिंग अगर हो रही है m1 m2 m3 की, तो वेलोसिटीज भी होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना कहीं वेलोसिटीज भी होंगी। पार्टिकल m1 में कुछ वेलोसिटी होगी, पार्टिकल m2 की कुछ वेलोसिटी होगी, पार्टिकल m3 कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। और क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हुआ है, इसलिए सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, और सेंटर ऑफ मास अगर शिफ्ट होगा तो सेंटर ऑफ मास की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है भाई। सेंटर ऑफ मास जब यहां से यहां शिफ्ट हो रहा होगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वी कॉम। अब सुनो, अगर वेलोसिटी है तो एस्केलेशन होगा भाई। वेलोसिटी है, अगर हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो एस्केलेशन होगा, यानी कि आर कॉम का कुछ ना कुछ एस्केलेशन आएगा। तो 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, शिफ्टिंग ऑफ पार्टिकल्स। नंबर 2, जब शिफ्टिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है तो आर कॉम शिफ्ट हो जाता है। आर कॉम का मतलब सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो निकालनी पड़ेगी। और अगर वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास में अगर वेलोसिटी है, तो सेंटर ऑफ मास में की वेलोसिटी को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास का एस्केलेशन आ जाएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक। अब प्रॉपर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों शिफ्टिंग ऑफ कॉम, ठीक। शिफ्टिंग ऑफ कॉम, कॉम का मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो इसके लिए आप एक काम करिए, आप एक डायग्राम बनाइए। देखिए बच्चों ध्यान से, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि मास m1 पहले आपके पास यहाँ कहीं था, ठीक, और मास m1 का इनिशियल पोजीशन वेक्टर था r1 इनिशियल। कितना था? r1 इनिशियल, आई का मतलब इनिशियल। और यहाँ पर मास m2 था। मास m2 का बच्चों पोजीशन वेक्टर कितना था? r2 इनिशियल, वेक्टर r2 इनिशियल, ठीक। और इसी तरीके से एक मास था आपके पास, लेट अस से मास m3, करेक्ट। और इनका मास m3 का पोजीशन वेक्टर था r3 इनिशियल, ठीक। ये तो इस पूरे सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास होगा। तो माना कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, और ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक, यहाँ पर कॉम है आपका सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर ऑफ मास कौन सा? इनिशियल। तो इसका पोजीशन वेक्टर है आर कॉम इनिशियल, आर कॉम इनिशियल, ठीक। तो इस टाइम इस आर कॉम इनिशियल को आप निकाल सकते हो, ठीक है। कॉम का जो पोजीशन वेक्टर है आर कॉम इनिशियल, इसका फॉर्मूला आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाया गया है।
आर कॉम कौन सा वाला, इनिशियल, ठीक, इज इक्वल्स टू M1 R1 इनिशियल प्लस M2 R2 इनिशियल और प्लस बस 3 पार्टिकल्स लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, M3 R3 इनिशियल, सही है, डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। अब माना कि क्या हो जाता है बच्चों, इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ठीक, इसको ही हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए बच्चों कि ये मासेस क्या हो गए आपके, शिफ्ट हो गए, ठीक, M1 M2 M3 शिफ्ट हो गया। मान लो मास M1 शिफ्ट होके यहाँ कहीं आ गया, ठीक, मास M2 शिफ्ट होके मान लीजिए यहाँ कहीं आ गया, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक, मास M3 शिफ्ट होके यहाँ कहीं आ गया, ठीक। तो अब मास आफ्टर शिफ्टिंग, ये आपका क्या है, इनिशियल है, इनिशियली ऐसा था, इनिशियली, एंड ये आपका फाइनली, पार्टिकल्स की शिफ्टिंग हो गई, फाइनली आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ पार्टिकल्स, आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ द पार्टिकल्स, ओके। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए अब इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, R1 फाइनल, मास M1 का पोजीशन वेक्टर अब R1 फाइनल हो गया, R1F, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया मास M2 का R2 फाइनल, मास 3 का पोजीशन वेक्टर हो गया कितना, R3 फाइनल, R3 फाइनल, ठीक है ना। अब अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सुन लो ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूं, कॉम डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन मास, ये मैंने आपको कई बार बताया पहले की क्लासेस में, ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, भाई जिधर ज़्यादा मास होगा कॉम उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो अगर मासेस कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए, ठीक है ना, अब किधर भी शिफ्ट हुए उससे आपको मतलब नहीं है, बस इतना समझो, मासेस अगर शिफ्ट हुए, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया होगा सिस्टम का, और मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज हुआ है तो आर कॉम भी शिफ्ट हो गया होगा, ठीक। यानी कि आर कॉम पहले यहाँ था, अब ये आर कॉम इनिशियल था, अब आर कॉम फाइनल यहाँ कहीं आपको मिल रहा है, ये आर कॉम क्या है, फाइनल है, ओके। ये चीज़ ऐसा कुछ हो गया। नाउ अब यहाँ से अगर आप आर कॉम फाइनल निकालोगे, यानी कि फाइनल कॉम का जो पोजीशन वेक्टर है, आर कॉम फाइनल उसको बोला आपने, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा बताइए, M1 R1 फाइनल प्लस M2 R2 फाइनल प्लस M3 R3 फाइनल एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, M1 प्लस M2 प्लस M3। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अगर हम आर कॉम फाइनल में से आर कॉम इनिशियल माइनस कर दें, फाइनल माइनस इनिशियल कर दें, तो शिफ्ट इन कॉम आ जाएगा, कॉम में कितना शिफ्ट हुआ है वो आ जाएगी, ठीक है ना। सो शिफ्ट इन कॉम इज गिवन बाय, कॉम में कितना शिफ्ट हुआ है वो हम कैसे निकालेंगे, शिफ्ट इन कॉम, सेंटर ऑफ मास में कितनी शिफ्टिंग हुई है, तो जवाब है उसको कौन बताएगा, उसको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा, किसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कॉम की शिफ्टिंग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। भाई कॉम पहले कहीं यहाँ था, अब यहाँ हो गया, तो इस पिक्चर से आप देख सकते हो कॉम पहले यहाँ था, अब कॉम कहीं यहाँ आ गया, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यही तो शिफ्टिंग को बताएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से चेक करो, एक अलग से डायग्राम आपको दिखाई देते हैं, रुक जाइए, ये देखो पहले कॉम यहाँ पर था, ठीक है, और यहाँ कहीं ओरिजिन था, तो ये वाला पोजीशन वेक्टर क्या था बताओ, ये वाला पोजीशन वेक्टर था आर कॉम इनिशियल, ठीक, और फिर कॉम खिसक के यहाँ पर आ गया, कॉम शिफ्ट हो गया, मान लो यहाँ आ गया, पार्टिकल्स की शिफ्टिंग के बाद ये न्यू पोजीशन है किसकी, कॉम की, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा फाइनल कॉम का। अब सुनो, इस कॉम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जवाब है यहां से यहां तक शिफ्टिंग हुई कॉम की, ये वाली, तो ये कैसे निकलेगा, इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम शिफ्ट बोल रहे हैं, यही क्या आपका शिफ्ट है, यही क्या है आपका शिफ्ट है, शिफ्ट। तो इस शिफ्ट को कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। सो शिफ्ट इन कॉम इज इक्वल्स टू आर कॉम फाइनल माइनस आर कॉम इनिशियल, आर कॉम फाइनल माइनस आर कॉम इनिशियल, ओके। ये कौन सा वाला माइनस है, वेक्टर एडिशन वाला माइनस है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग कॉम आ गया। अब चलिए इस चीज़ को करिए, तो कैसे करोगे बताओ,
इसमें से जब इसको माइनस करोगे, अब कुछ लोग घूम जाएंगे भाई, सुनो, अब मैं पूरा नहीं करके दिखा रहा हूँ, जब आप करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, M1 R1 फाइनल माइनस R2 फाइनल, ऐसा कुछ होगा, ध्यान से चेक करो। M1 M1 R1 सॉरी M1 R1 फाइनल R1 फाइनल माइनस R2 इनिशियल, बाई फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 और प्लस M2 R2 फाइनल माइनस R1 माइनस R2 इनिशियल, ओके, अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 और प्लस M3 R3 फाइनल माइनस R3 इनिशियल और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। कुछ लोग ये नहीं समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो पेन चलाइए भाई। आप जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाले को पास पास लाओगे तो M1 कॉमन होगा, तो R1 फाइनल माइनस R1 इनिशियल, ठीक, और ये तो पूरे में डिवाइड है ही, ये तो अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। इसी तरीके से सेकंड वाले को सेकंड वाले के पास लाओगे तो M2 R2 फाइनल माइनस M2 R1 इनिशियल, M2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R2 फाइनल माइनस R2 इनिशियल, करेक्ट, अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 नाउ, और इसी तरीके से M3 के लिए नाउ ये हो जाएगा M1। अब ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों डेल्टा R1, ठीक, डेल्टा R1, इसको हमने बोला डेल्टा R1। डेल्टा R1 क्या है, ये शिफ्टिंग है किसमें, शिफ्टिंग है किसमें, मास M1 में, यानी कि मास M1 की शिफ्टिंग, यानी कि मास M1 के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बता रहा है, ये मास M1 के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बता रहा है। पहले मास M1 यहाँ था, अब कहीं यहाँ आ गया, तो ये डेल्टा R1, अब मास M1 यहाँ आ गया, ठीक। सो डेल्टा R1 किसको बता रहा है, R फाइनल माइनस R इनिशियल, R फाइनल माइनस R इनिशियल, ये R1 इनिशियल है, ठीक, R2 फाइनल माइनस R2 इनिशियल, R3 फाइनल माइनस R3 इनिशियल, ठीक। नाउ अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 ये हो गया आपका डेल्टा R1 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M2, और ये कितना हो जाएगा डेल्टा R2 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 और प्लस लास्ट वाला M3 इंटू डेल्टा R3 अपॉन में कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। बस अब यहां से आपका फॉर्मूला बन गया। ये चीज जो निकल के आ रही है क्या है, डेल्टा ऑफ आर कॉम, मतलब कॉम में कितनी शिफ्टिंग आई है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आर कॉम क्या है, ये डेल्टा आर कॉम किसको बता रहा है, शिफ्टिंग इन, ये वाला आर कॉम है, ये जो शिफ्ट है ना, ये डेल्टा आर कॉम वेक्टर है, ठीक। पहले कॉम यहां था, अब यहां आ गया, तो ये आ जाएगा एलसीएम M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 और प्लस M3 डेल्टा R3, सही है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका यहाँ से M1 प्लस M2 प्लस M3, ओके। जहाँ पर डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R3 क्या लिख लीजिए, डेल्टा R1 इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ M1, यानी कि M1 में कितनी शिफ्टिंग हुई है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मास M1, डेल्टा R2 क्या है, मास M2 में कितनी शिफ्टिंग हुई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मास M2, और डेल्टा R3 क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मास M3, सही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मास M3। चलिए अब सवाल कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या बोलते हैं, कह रहा बॉडी ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम
is placed at 5, 0 at 5, 0 and another body B and another body B of mass 10 kilogram of mass 10 kilogram is placed at 8, 0. If A is displaced, if A is displaced to 7, 0 and B is displaced to 12, 0. B is displaced to 12, 0. Okay, find displacement of COM. Find displacement of COM of the system. अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये 2 पार्टिकल सिस्टम है। डायग्राम कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। डायग्राम दिया नहीं जाएगा, आपको बनाना पड़ेगा। ध्यान से चेक करो, ये आपकी एक्स एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है। क्या कह रहे हैं? 5 किलोग्राम का एक पार्टिकल रखा हुआ है कहाँ पर? 5, 0 पर। तो 5, 0 यहाँ बैठेगा। ठीक, ये 5, 0 पे क्या रखा हुआ था? 5 किलोग्राम का पार्टिकल या 5 किलोग्राम का मास। ये 5 किलोग्राम, करेक्ट। एंड अनदर मास ए बॉडी, बॉडी का नाम ए है, तो ए यहाँ रखा हुआ था, ए की पोजीशन है। और बी कहाँ रखा था? बी का मास 10 किलोग्राम था 8, 0 पे। 8, 0 यहीं तो आएगा ना एक्स एक्सिस पे, यहाँ कहीं बैठेगा। ठीक, 8, 0 पे आपका क्या रखा हुआ था? 10 किलोग्राम का मास रखा हुआ था। ठीक है, बी, करेक्ट। ओके, ये यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, क्या ध्यान से चेक करिए यहाँ पर क्या हो रहा है? कह रहा है इफ ए इज डिस्प्लेस टू 7, 0। बात समझिएगा जरा, ए को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर, ए को खिसका के यहाँ पहुंचा दिया गया। ए मास m1 है, ए मास m1 है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई और ये यहाँ पहुंच गया। 5, 0 से खिसक कर ये कहाँ पर पहुंच गया? 7, 0 पर। ठीक, और इसी तरीके से बी खिसक कर कहाँ पहुंच गया? बी को डिस्प्लेस कर दिया गया और कहाँ पहुंचा दिया गया? 8, 0 से डिस्प्लेस करके कहाँ पहुंचा दिया गया इसको? 12, 0 पर। कहाँ पहुंचा दिया गया इसको? 12, 0 पर। ठीक, ए यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया। आपको क्या पूछे? अब आप खुद समझो जरा। भाई ए खिसक के इधर आ जाएगा, बी खिसक के इधर। समझो, क्या आप समझ रहे हो इस बात को? थोड़ा देखिएगा जरा। देखो, जब ए और बी यहाँ थे, ठीक है ना, तब इनका कॉम कहीं यहाँ कहीं था। पहले कॉम यहाँ था, भाई जो भारी होगा उसकी तरफ होगा ना, 10 की तरफ। लेकिन जैसे ही ए खिसक के इधर और बी खिसक के इधर, तो कॉम भी शिफ्ट हो जाएगा, कॉम यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? कॉम इनिशियल है और ये क्या है? कॉम फाइनल है। ठीक, तो आपको क्या बताना है? आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर कॉम ऑफ द सिस्टम बताना है। ठीक है, नाउ अब हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करो। फॉर्मूला क्या है आपका? अभी अभी आपने पढ़ा है। फॉर्मूला क्या है आपका? डेल्टा आर कॉम। सिस्टम का जो कॉम शिफ्ट होता है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय, क्या होता है? m1 डेल्टा r1 और प्लस यहाँ 2 ही पार्टिकल है तो m2 डेल्टा r2, करेक्ट, अपॉन में m1 प्लस m2। सही है। अब इधर कुछ कैलकुलेशन देखिएगा। मास m1 कितना है बताइए? मास m1 कितना है? 5 किलोग्राम। सही है ना? और अगर आप इसका डेल्टा r1 निकालोगे, अब देखो कुछ लोग नहीं निकाल पाएंगे। ये कैसे निकालोगे भाई? ये कैसे निकालोगे? ध्यान से चेक करना। 7 - 5, देखो कैसे। ये क्या है आपका? x1 y1 a के लिए, मास m1 के लिए, और इसको शिफ्ट कर दिया, कहाँ पहुंचा दिया? x2, y2 पे। ठीक, ये मास m2 के लिए, ये क्या था? x2, ये नहीं करेंगे, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप। चलो देखो जरा, डेल्टा r1 यानी कि a का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये कैसे बनेगा? फाइनल माइनस इनिशियल।
तो x कोऑर्डिनेट फाइनल माइनस x कोऑर्डिनेट इनिशियल यानी कि 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 आई कैप, ठीक, और प्लस y में से y कोऑर्डिनेट फाइनल, y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 j कैप, ठीक। तो कितना बनेगा 7 माइनस 5 यानी कि 2 आई कैप, और वो तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो ये डेल्टा R1 बन गया। इसी तरीके से अगर आप क्या निकालोगे, मास M2 निकालोगे, नहीं दिया हुआ है, मास M2 कितना है 10 किलोग्राम, और इसका अगर डेल्टा R2 निकालोगे, इसमें कितनी शिफ्टिंग हुई है 10 किलोग्राम में, यहां से लेके यहां तक, ये ऐसे, ठीक। तो फाइनल x माइनस इनिशियल x यानी कि 12 माइनस 8 आई कैप, वेक्टर है भाई ये, इसलिए वेक्टर लगा रहे हैं, यूनिट वेक्टर है ना, प्लस भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना डेल्टा R2, किसका, मास b का, तो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में चलेगा। नाउ फाइनल y माइनस इनिशियल यानी कि 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 जे कैप, वहाँ जगह नहीं, नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से डेल्टा R2 कितना आ जाएगा बताइए, डेल्टा R2 आ जाएगा 12 माइनस 8 4 आई कैप, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर रख दीजिए फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। मास M1 कितना है बच्चों 5 किलोग्राम, इंटू डेल्टा R1 वेक्टर फॉर्म में निकाल चुके हो कितना है 2 आई कैप, और ध्यान दो जरा प्लस का 2 आई कैप क्यों आ रहा है, क्योंकि शिफ्टिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो रही है, इसलिए ऑटोमेटिकली प्लस 2 आई कैप आ रहा है, ठीक, नहीं तो माइनस 2 आई कैप आता अगर शिफ्टिंग इधर होती लेफ्ट हैंड साइड में। सो 2 आई कैप और प्लस M2, M2 कितना है 10 किलोग्राम इंटू डेल्टा R2, डेल्टा R2 कितना आ रहा है भाई 4 आई कैप, ठीक 4 आई कैप, और अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 5 प्लस 10, ठीक। बस कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। 5 टू ज़ा होता है 10, सो 10 आई कैप प्लस 10 फोर ज़ा 40, 40 आई कैप अपॉन में 15, ऊपर कितना आ जाएगा 50 50 आई कैप, आई कैप है ऐड हो जाएगा, अपॉन में हो गया 15, ठीक। 5 थ्री ज़ा होता है और 5 10 ज़ा होता है, यानी कि आंसर आ रहा है कितना 10 आई कैप बाय 3, यानी कि 10 बाय 3 आई कैप, ठीक है ना। तो इसके आर कॉम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है 10 बाय 3 यूनिट्स की, 10 बाय 3 यूनिट्स की, यहाँ से यहाँ 10 बाय 3 यूनिट्स, किधर पॉजिटिव एक्सेस में। कुछ सोच सकते हो आप क्या कह रहा हूँ भाई मैं 10 बाय 3 कितना होता है बताओ 10 बाय 3 3.33 होता है। तो समझो जरा, इसके एक्स में पहले कॉम यहाँ पर था, पहले कॉम यहाँ पर था, अब यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 10 बाय 3 है, यानी कि 3.33। ये लेंथ कितनी है जिसको मैं डार्क करने जा रहा हूँ ब्लू कलर से, ये कॉम की शिफ्टिंग है, 3.33 एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। ये इसको निकालने का पहला तरीका था, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, जो कि बहुत ही फालतू का तरीका है, बता देता हूँ मैं आपको, उससे हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे ना। मेथड 2, मेथड 2 में आप क्या करते, एक्स कॉम निकाल लेते, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते किसका, इनिशियल सिस्टम का, ठीक, इनिशियल सिस्टम का आप एक्स कॉम निकाल लेते, ठीक। कैसे निकालते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से, ठीक। तो इनिशियली सिस्टम ऐसे रखा था जो वाइट कलर से लिखा है 5,0 और 8,0, ये x1 y1 ये x2 y2 है ना। फिर आप क्या करते, ये आप निकाल लेते m1 x1 और प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 से, ठीक। कितना आ जाता, m1 कितना है 4 और x1 कितना है चेक कर लो, वाइट कलर से देखना भाई, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, क्योंकि इनिशियली सिस्टम यहाँ पर था ना, a यहाँ था और b यहाँ था इनिशियली, ठीक। तो आर कॉम इनिशियली कैसे निकलता है आपका 5 किलोग्राम, ये x1 y1 और ये x2 y2, ये देखो ये x1 y1, ये फालतू का तरीका है, ऐसा ना ही लगाओ, आप वेक्टर फॉर्म में करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये इनिशियली a यहाँ रखा था, b यहाँ, तो इसका कॉम यहाँ बैठेगा कहीं, उसको हम निकाल रहे हैं पहले, ठीक है ना। सो 4 इंटू x1 कितना है, x1 आपका 5 था, जस्ट मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, और प्लस m2 x2, m2 कितना था 10, और इंटू में x2 कितना था भाई चेक कर लो, x2 था 8, ठीक, अपॉन में m1 प्लस m2, ये लो। तो आर कॉम इनिशियल निकाल के और आर कॉम फाइनल निकाल के माइनस कर देते, ये आ जाता 15, और 80 अपॉन में कितना आ जाएगा 14 है ना, तो यहाँ से आ जाता कितना 95 अपॉन में 14,
4 किलोग्राम की बॉडी ना, 5 किलोग्राम की, सॉरी। 25 प्लस 8080 अपॉन में कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 105 अपॉन में 15। ये हो गया आर कॉम इनिशियल, सॉरी एक्स कॉम इनिशियल। और क्योंकि वाई में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं, बस एक्स में शिफ्टिंग हुई, इसलिए एक्स कॉम फाइनल आप निकालते पहले। अब कितना आ जाता बताओ। अब इस बार क्या करते हैं आप, ये फालतू की चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकालोगे। अब ये जो येलो कलर से दिखाई पड़ रहा है भाई, ए यहाँ आ गया और बी आपका यहाँ आ गया, ठीक। तो इसका एक्स कॉम यहाँ आ जाएगा, तो ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपका क्या x2 y2, सही है। नाउ निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। मास m1 कितना है 5 और x1 7 रखोगे इस बार, है ना, और प्लस m2 कितना है 10 और इनटू में x2 कितना है, x2 इस बार रखोगे आप 12, ठीक है ना, और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 5 प्लस 10 35 प्लस 120 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 15, ऊपर आ जाएगा कितना 155 है ना। बस अब मैं यही कह रहा था क्या, अब एक्स कॉम फाइनल माइनस एक्स कॉम इनिशियल कर देते तो आंसर आ जाता। एक्स कॉम फाइनल कितना है 155 अपॉन में 15, एक्स कॉम इनिशियल कितना है 105 अपॉन में 15, कितना आ जाएगा 50 अपॉन 15, यही पहले भी आ रहा था, और आई कैप क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सेस में शिफ्ट होगा, कितना आ जाएगा 5 10 10 अपॉन 3 आ जाएगा, फिर से क्या दिक्कत है। तो वेक्टर वाले फॉर्म से ही आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मास m1 इस बार दिया हुआ है, मान लीजिए आपको कितना 2 किलोग्राम, ठीक। मास m2 जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहे हैं 4 किलोग्राम, ठीक। एंड मास m3 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपका 1 किलोग्राम, मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए मास m1 के कोऑर्डिनेट्स थे, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स थे, क्या थे, मास m1 कहाँ रखा था 0,0,0 पे, और इसकी शिफ्टिंग कर दी गई 2,1,2 पर, करेक्ट। इसके बाद मान लो मास m2 रखा हुआ था -1,2,3 पर, ठीक, और इसकी शिफ्टिंग कर दी गई, समझना भाई, पहले इसके पोजीशन में, पहले ये इस कोऑर्डिनेट पे रखा था मास m2, अब इसको खिसका के इसको शिफ्ट कर दिया गया 2,1,1 पर, 2,1,1 पर। अब ये 3D में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। मास m3 रखा था पहले कहाँ 0,1,2 पे, और इसको शिफ्ट कर दिया गया 4,0,1, तो हमें बताना है इसके आर कॉम में कितना शिफ्ट होगा, ओके। यानी कि इसका आर कॉम का मतलब आप समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट होगा उसको वेक्टर फॉर्म में आपको उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको बताना है। सो डेल्टा आर कॉम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 डेल्टा r1 और प्लस m2 डेल्टा r2 और प्लस m3 डेल्टा r3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए भाई करिए। अब देखो डेल्टा r1 कितना आ जाएगा, मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे नहीं तो। डेल्टा r1 कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल x वाले में से x वाला 2 माइनस 0 2 आई कैप और प्लस 1 माइनस 0 1 जे कैप यानी कि जे कैप और 2 माइनस 0 यानी कि 2 के कैप, ये लीजिए। फिर डेल्टा r2 अगर आप निकालोगे कितना आएगा भाई बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल। अब यहाँ समस्या हो सकती है आपको, फाइनल 2 है और माइनस इनिशियल -1 है, तो 2 माइनस -1 प्लस 3 आएगा, तो 3 आई कैप और प्लस फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 1 माइनस 2 -1 यानी कि -1 जे कैप यानी कि माइनस जे कैप माइनस जे कैप। उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस 3 -2 के कैप, ठीक। उसके बाद डेल्टा r3 कितना निकल के आएगा भाई,
डेल्टा R3 कितना हो जाएगा, चेक कर लो भाई, 4 माइनस 0 4 आई कैप, उसके बाद 0 माइनस वन जे कैप यानी कि माइनस जे कैप, फिर 1 माइनस 2 माइनस के कैप। ठीक, ये आ गया, बस उठा के यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। M1 कितना है, M1 है 2 इंटू डेल्टा R1 कितना है, 2i प्लस जे प्लस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस M2, मास M2 कितना है 4 इंटू डेल्टा R2 कितना है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप और प्लस M3 कितना है 1 इंटू डेल्टा R3 कितना है 4i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, करेक्ट, एंड होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 कितना है 2 किलोग्राम प्लस M2 कितना है 4 किलोग्राम प्लस M3 कितना है 1 किलोग्राम। सॉल्व करिए, यहाँ से देखो 2 टू द 4, 4i यहाँ से मिलेगा, 4 3 12, ठीक है, तो 12 प्लस 4i 16 और यहाँ से 4 20i कैप 2j कैप 4 माइनस जे माइनस 4j 2 माइनस 4 माइनस 2 यहाँ से मिलेगा और माइनस 1 यहाँ से मिलेगा, माइनस 3j कैप, उसके बाद 2 टू द 4 और 4 टू द माइनस 8 8 माइनस 4 यहाँ से मिलेगा और माइनस 1 यहाँ से, माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 7, ठीक है, सो 20 माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय 7। तो दिस इज व्हाट दिस इज द डेल्टा आर कॉम, करेक्ट। अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर वापस से, देखिए अब हम हेडिंग लगाते हैं अपनी कॉपी में, क्या, वेलोसिटी ऑफ कॉम, वेलोसिटी ऑफ कॉम, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इस बात से आप क्या समझते हो, तो देखो जरा, अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पर देखिए जरा, चलो इसी डायग्राम से आप समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ मास ए और बी जब शिफ्ट हुए थे तो इसका कॉम भी शिफ्ट हो गया, तो कॉम शिफ्ट हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी होगी ना। जो सेंटर ऑफ मास है, जहाँ पर सारा का सारा मास आपने कॉन्सेंट्रेटेड माना है, वो अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी है, बस। भाई टाइम के रिस्पेक्ट में कॉम की पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी मानी जाएगी उसमें, क्योंकि कॉम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसमें वेलोसिटी होगी, क्या दिक्कत है। अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल के, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, अभी अभी आपने पढ़ा था क्या, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2, पहले नोट कर लेते हैं थोड़ा सा, व्हेन द, डायग्राम आपका वही रहेगा जो सबसे पहले बनवाया था, ठीक है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मासेस, तीन ही मास लेके, ओनली 3 मासेस लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, मास m1 m2 एंड m3 आर डिस्प्लेस्ड और शिफ्टेड, आर शिफ्टेड, या आप बोल सकते हो आर डिस्प्लेस्ड, आर डिस्प्लेस्ड, तो उसमें वेलोसिटीज आ जाएंगी, ठीक है ना, दे हैव वेलोसिटीज, देन दे हैव velocities v1 v2 and v3, करेक्ट, v1 v2 एंड v3, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ v1 कैसे निकाला जाएगा, तो जवाब है डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मास m1, मास m1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, डेल्टा r1, ठीक, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, v2 कैसे निकलेगा, v2 निकलेगा d बाय dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मास m2, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मास m2 कितना था, ठीक। उसके बाद v3 कैसे निकलेगा, v3 निकलेगा d बाय dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मास m3, करेक्ट, ये लीजिए। नाउ अब अभी भी आपने देखा था कि डेल्टा आर कॉम कितना था, डेल्टा आर कॉम कितना था बताइए, मास m1 डेल्टा r1, ओके, प्लस मास m2 डेल्टा r2 प्लस मास m3 डेल्टा r3, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ से देखो, इसको आप लिख सकते हो m1, ये पूरा फर्स्ट टर्म के नीचे भी जाएगा, यानी कि m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3,
इनटू में डेल्टा R1 और प्लस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 और प्लस M3 इनटू में डेल्टा R2, ठीक, एंड प्लस मास M3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू डेल्टा R3। सही है, ये ऐसा कुछ आपके पास हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ तो ये हो गया आपके पास क्या, डेल्टा आर कॉम। ओके, डेल्टा आर कॉम। अब यही जो इक्वेशन है इसी को उठा के टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, इसी को उठा के टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। तो जब आपको इसको उठा के टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, ध्यान से सुनिएगा भाई मेरी बात को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपने क्या किया, ऑपरेटर डी बाई डी टी लगा दिया इस पे भी, और इस पे भी आपने ऑपरेटर लगाया डी बाई डी टी। ठीक, अब सुनो, ये डी बाई डी टी फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा, सेकंड टर्म पे भी, थर्ड टर्म पे। जब ऐसा लगेगा तो m1 अपॉन ये पूरा तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट, ये पूरा, तो डेरिवेटिव किसका होगा, इसका, इसका और इसका। यानी कि आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ने वाला है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा आर कॉम का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, तो ये वेलोसिटी बनेगी किसकी, सेंटर ऑफ मास की। ये भाई ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किसका, सेंटर ऑफ मास का, ये सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग है। तो यहां से जो वेलोसिटी आएगी वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो उससे आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है, ध्यान से सुन लेना भाई, ये आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा किसकी, कॉम की। ठीक, ये आपको वेलोसिटी देगा किसकी, कॉम की। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको वेलोसिटी मिली किसकी, कॉम की। और राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बताओ, m1 अपॉन m1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसे रहेगा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है ना, तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी टी ऑफ दिस, तो m1 अपॉन m1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा R1, सही है, और प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, अब सेकेंड टर्म का करोगे, इंटू डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा R2, ठीक, और प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और इंटू में डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा R3, सही है ना। ठीक, तो यहां से V कॉम, यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आ रही कितनी आ रही, m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा R1, ये क्या है, मास m1 की वेलोसिटी v1, और प्लस m2, देख लो ना अभी बताया था, यहाँ से डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा R1 v1, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा R2 v2, और डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा R3 v3। ओके, नाउ तो m2 अपॉन m1 प्लस M2 प्लस M3, ओके, इनटू में ये हो जाएगा आपका क्या, V2 एंड प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू ये हो गया आपके पास V3। अब बताओ एलसीएम में M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा, यानी कि सबके फॉर्मूले एक जैसे मिलते जुलते हैं। वी कॉम का फॉर्मूला यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी उसका फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, M1 V1 प्लस M2 V2, सारे फॉर्मूले मिलते जुलते हैं, प्लस M3 V3, करेक्ट, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3, सही है। अब लगे हाथ एक काम और कर ही लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये V1 V2 V3 ना वेक्टर फॉर्म में, चलो या बाद में ही कर लेंगे, पहले सवाल कर लेते हैं। ये लीजिए फॉर्मूला निकल के आ गया, बस यही आपको याद करना है, आपसे डेरिवेशन भी कोई नहीं पूछेगा, ये आपका फॉर्मूला है। अब आइए बच्चों सवाल कर लेते हैं, ठीक। नाउ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड कॉम ऑफ द गिवन सिस्टम, फाइंड कॉम ऑफ द गिवन, या फाइंड कॉम नहीं, फाइंड वी कॉम, फाइंड वी कॉम ऑफ द गिवन सिस्टम। अब देखो सिस्टम कैसा है आपका, कुछ इस तरीके से, ये 1 किलोग्राम की बॉडी का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन इधर दिखाया गया है, अलोंग द एक्स एक्सेस, अलोंग द एक्स एक्सेस, ओके। ये 1 किलोग्राम है और इसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, सही है। नाउ
नेक्स्ट जो है बच्चों आपके पास वो 2 किलोग्राम की एक बॉडी है, ये ऐसे, और 2 किलोग्राम की बॉडी का मोशन इस तरीके से दिखाया गया है। नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसे मोशन कर रही है। ठीक, मास कितना दिया आपको 2 किलोग्राम, और ये ऐसे जा रही है और इसकी स्पीड आपको दी हुई 4√2 और डायरेक्शन दिखा दिया है, तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हो 4√2 मीटर पर सेकेंड, सही है। और हॉरिजॉन्टल के साथ इस बार एंगल भी आपको दिया हुआ है कितना 45, ये एंगल भी आपको कितना दिया है 45 डिग्री। ठीक, ये दूसरा मास हो गया। नाउ जो थर्ड मास है बच्चों उसके बारे में आपको मास 3 किलोग्राम दिया गया है, ये इस तरीके से। ठीक, और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मोशन इस तरीके से दिखाया जा रहा है। मास है इसका क्या 3 किलोग्राम, और इसकी स्पीड आपको देके रखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एंड जो फाइनल पार्टिकल है आपका वो कुछ इस तरीके से। ठीक, और इसका मास है आपका 4 किलोग्राम और डायरेक्शन इस तरीके से दिखाई गई है। मास है कितना आपका 4 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इसकी जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी स्पीड देके रखा हुआ है। और एक खास बात है लास्ट वाले डायग्राम में एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री दिया हुआ है, कितना 53। ठीक, ये ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। अब देखो ये देख लो, ये फिगर क्वेश्चन में दिया है, तो व्हाइट कलर से जो लिखा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब येलो कलर से मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, थोड़ा सावधान रहिएगा। येलो कलर से सॉल्यूशन है, ये हो गया मास m1। ठीक, अब मास m1 का वेलोसिटी वेक्टर बना लो। ठीक, कितना बनेगा बताओ, मास m1 का वेलोसिटी वेक्टर बना सकते हो, v1 बराबर कितना बनेगा बताओ, ये x डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड, सो 2i कैप, बस खत्म, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब 2 किलोग्राम को आपने बोला मास m2, और क्या आप इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं निकाल सकते हो, यस सर, एक वर्टिकल आएगा और एक इधर आएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 4√2 cos 45, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 4√2 cos 45 कितना होता है 1/√2, √2 से √2 गया, आंसर आ गया 4। ठीक, और यहाँ वर्टिकली कितना आएगा 4√2 sin 45, भाई इसका 4√2 का एक कंपोनेंट 4√2 cos थीटा और इधर 4√2 sin थीटा, 4√2 साइन थीटा कितना है 1/√2, √2 से √2 गया, यहाँ भी ये 4 आ गया। अब सुनो m2 का वेलोसिटी वेक्टर v2 बनाओगे तो कैसे बनेगा, ध्यान सुनो, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 तो 4i कैप, और y के पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 तो +4j कैप। ठीक, ये लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मास m3 इसको मैंने बोला, और इसका वेलोसिटी वेक्टर ये देखिए इस तरीके से, ये नेगेटिव y में आ रहा है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर v3 आपका बन जाएगा कितना, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट बन जाएगा ये j कैप में, लेकिन -10j कैप, y में ना, y के लिए यूनिट वेक्टर क्या है j कैप, नेगेटिव में इसलिए -10j कैप। ओके नाउ अब इसको देखो, इसको देखने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल जो आपने बच्चों देखा हुआ है, ठीक, ये एंगल आपका 90 था, यहाँ 53 था, तो यहाँ 4 होता था 53 के सामने वाला, और ये 3 होता था, और ये होता था आपका 5, याद आया। ठीक ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके आप कंपोनेंट निकाल सकते हो। सबसे पहले आपने मास बोला इसको 4, मास m4 है ये। ओके, अब इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाइए। ठीक, सो ध्यान से जरा चेक करिए इसका उधर कंपोनेंट इधर कितना आएगा 10 cos 53, 10 भाई उधर आएगा ना, इसका उधर 53 उधर है तो 10 cos 53 आएगा उधर, cos 53। अब यहाँ से cos 53 निकाल लीजिए, cos 53 कितना होगा बेस अपॉन हाइपो, यानी कि 3/5 रख दो, कितना आ जाएगा 10 × 3/5, इसको सॉल्व करोगे 3/5 है भाई, ये 3 अरे भाई ये 3/5 सॉल्व करो, 5 × 5 2 2 3 6 आ गया, और इधर कितना आएगा इसका कंपोनेंट 10 sin 53। ठीक, और sin 53 कितना है यहाँ से देख लो, sin 53 यहाँ से देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर 4 अपॉन में हाइपो 4/5। ठीक, तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 10 × sin 53 4/5, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 5 × 5 2 2 4 8। ठीक, तो वेलोसिटी वेक्टर v4 कितना बनेगा यहाँ से v4, अब ध्यान सुनो, इधर कितना आ रहा है 6, नेगेटिव x एक्सिस है इसलिए -6i कैप, और नीचे कितना आ रहा है 8, नीचे आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए -8j कैप।
सही है, ये लीजिए। बस, तो ये सारे आपके आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में आ गए। अब आप कॉम का वेलोसिटी निकाल सकते हो, चेक कर लो इस फॉर्मूले से। ठीक, रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, वेलोसिटी वी कॉम जो कि वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में आएगा आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। नाउ मास m1 इंटू वेलोसिटी v1 2 आई कैप, प्लस मास m2 2 किलोग्राम है, इंटू वेलोसिटी v2 कितनी 4 आई कैप, और प्लस 4 जे कैप, प्लस मास m3 कितना है 3 किलोग्राम, इंटू में वेलोसिटी 3 कितनी है माइनस 10 जे कैप, और प्लस मास 4 कितना है आपका 4 किलोग्राम, इंटू v4 कितना है -6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। ठीक, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 डायरेक्ट रख दो, 1 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम प्लस 3 6 6 प्लस 4 10, नीचे टोटल 10 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, वी कॉम इज इक्वल्स टू, नाउ यहाँ पर थोड़ी रफ में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए 2 आई कैप यहाँ से मिलेगा 2 4 द 8, 8 प्लस 2 हो गया 10, और ये -30 है ना, नहीं -30 नहीं, केवल आई वाले लेने ना, तो 2 4 2 द 8, 8 आई कैप, और यहाँ से प्लस का 8 हो गया, माइनस का 4 6 द 24, तो माइनस का 24 कितना बचेगा, माइनस का 16 आई कैप। ठीक, तो कितना बचेगा माइनस का 16 आई कैप। उसके बाद जे कैप की बात करते हैं। ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर देखो 2 4 द 8, 8 जे कैप, ओके 8 यहाँ से मिलेगा, और 3 इंटू 10 -20 -30 यहाँ से मिलेगा। ठीक, और है कहीं पर जे, यहाँ पर है 4 इंटू -8 -32 यहाँ से मिलेगा, -32 यहाँ से मिलेगा, तो ये दोनों मिलके -62, और -62 में आप +8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 -8 4 54, तो -54 जे कैप, और के कैप तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, है ना, के कैप तो है ही नहीं, यस 2D में मोशन हो रहा है, अपॉन में टोटल मास कितना है 10। ओके, चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो रही भाई, आई कैप में कुछ गड़बड़ हो रही है, आई कैप में कुछ गड़बड़ हो रही भाई। ओके, आई कैप में क्या गड़बड़ हो रही भाई, 2 2 4 द 8, 8 प्लस 2 10, और 10, और 2 4 द 8, 4 6 द 24, यस ये 10 है ना, -14 इसको करेक्ट कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना -14। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। ओके, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, यहीं पे क्वेश्चन ले लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम moves along positive x direction at the speed of 20 meter per second. Okay, find the speed with which a 10 kilogram mass should move along positive y, move along positive y, a direction such that their center of mass travel along x is equals to y. Assume both particles
particles starts at the same time from origin, same time from origin, करेक्ट। नाउ देखो अब चल क्या रहा है यहाँ पर, कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए एक्स इज इक्वल टू वाई क्या होता है। पहले आप ये समझो, एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं अगर आपको नहीं पता तो ध्यान सुन लो, ये जो लाइन होती है ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन। और एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन का स्लोप 1 होता है, यानी कि एंगल ये वाला कितना होता है 45। और स्लोप को एम से दिखाते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan 45 बराबर 1। ठीक है, तो ज़्यादा आप टेंशन मत लो, बस आप ये समझो कि y इज इक्वल टू एक्स लिखा हो या x इज इक्वल टू वाई, तो लाइन ऐसी होती है और एंगल कितना होता है 45। और पता है ये बहुत बड़ी खास लाइन होती है, मतलब अगर आप इस पर कोई भी पॉइंट चूज़ करोगे यहाँ पर, ठीक है ना, सो ये देखो कोई भी पॉइंट चूज़ करोगे तो जितना x होगा उतना ही y होगा, जितना x होगा उतना ही आपका y होगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखते हुए अब देखिए सवाल करते हैं। बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम मूव्स अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक, तो जो कहता जा रहा है हम डायग्राम बनाते जाएंगे। देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से एक 10 किलोग्राम की बॉडी देखो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लास्ट में इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है ना। अज्यूम बोथ द पार्टिकल्स स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम द ओरिजिन। 4 किलोग्राम का पॉजिटिव एक्स में जाता है, ठीक है, 4 किलोग्राम का। ये 4 किलोग्राम के लिए कहाँ जाता है, ये पॉजिटिव एक्स में। और उसी टाइम पर कितनी स्पीड से जाता है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकेंड से, पढ़ लो। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, सो इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये येलो वाले पार्टिकल की हालत है। और ब्लू कलर का एक पार्टिकल सेम यहीं से थोड़ा सा ऊपर बना दिया, लेकिन यहीं से ये 10 किलो सेम पोजीशन से स्टार्ट करता है। तो ये 10 किलोग्राम पार्टिकल का 10 किलोग्राम वाला पार्टिकल कह रहा है कि कितनी स्पीड से चले, क्वेश्चन पढ़ लो, कहाँ पर पॉजिटिव वाई में कितनी स्पीड से चले। तो मान लो वी नॉट स्पीड से चलता है। अरे भाई मान लो वी नॉट स्पीड से चलता है, यही वी नॉट आपको निकालना है, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। कह रहा फाइंड द स्पीड विद विच 10 किलोग्राम मास शुड मूव अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, है ना। तो ये 10 किलोग्राम वाला पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कितनी स्पीड से चले, यानी कि वी नॉट स्पीड से चले, ऐसा मैंने मान लिया है। सच दैट ये वी नॉट आपको निकालना है, ये 10 किलोग्राम वाला पॉजिटिव वाई में कितनी स्पीड से चले, कितनी स्पीड से चले, सच दैट देयर सेंटर ऑफ मास ट्रेवल अलोंग एक्स वाई। ठीक है ना, यानी कि इस 10 किलोग्राम को अपनी स्पीड कितनी मेंटेन रखनी होगी कि ये वाले और ये वाले, भाई 2 पार्टिकल सिस्टम है तो इनका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। तो कह रहे हैं इनका सेंटर ऑफ मास कौन सी लाइन पे चलना चाहिए, इनका सेंटर ऑफ मास कौन सी लाइन पे चलना चाहिए। तो जवाब है इनका सेंटर ऑफ मास y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे, ये वाली लाइन पे इनका सेंटर ऑफ मास चलना चाहिए। ठीक, हमेशा। तो ये वाली जो लाइन है आपकी x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है ना, इस लाइन के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास चलना चाहिए। मतलब सेंटर ऑफ मास कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ, इस लाइन को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास को इस लाइन को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो हमने एक काम किया, ध्यान से चेक कर लो। देखो हमने इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाला पहले, क्या इस सेंटर ऑफ मास, मान लो अभी सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है, सही है, कहीं यहाँ पर है, तो इसकी हमने वेलोसिटी निकाली। तो भाई इसकी वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन आ रही होगी, तो वी कॉम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, m1 x1 सॉरी, वी कॉम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा m1 v1 और प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा, ये वाला पार्टिकल का मास m1 4 किलोग्राम, v1, अब v1 को वेक्टर बनाओ, भाई 20 दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी 20, पॉजिटिव एक्स एक्सेस में तो 20 आई कैप और जे कैप, मतलब जे में कुछ है नहीं, के में कुछ है नहीं, ठीक है ना। सेकेंड वाला जो पार्टिकल है ये वाला, इसका मास m2 कितना है बताओ, 10 किलोग्राम, सही है ना। और इसका वेलोसिटी वेक्टर v2 कितना बनेगा, ये पॉजिटिव वाई में जा रहा है, कितनी वेलोसिटी कितनी स्पीड से, v नॉट से, तो v नॉट प्लस जे कैप, ये लीजिए ला के यहाँ रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, वी कॉम इज इक्वल्स टू m1 कितना है भाई चेक कर लो, m1 कितना है 4, इंटू में v1 कितना है, v1 है 20 आई कैप, प्लस m2 कितना है 10, और इंटू में v2 कितना है v नॉट जे कैप, सही है, अपॉन में m1 प्लस m2,
m1 प्लस m2 यानी कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, 4 प्लस 10 14 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए जरा, यहाँ से अगर 4 टू ये 8080 आई कैप प्लस 10 वी नॉट जे कैप। अब एक काम करोगे वेरी इंपॉर्टेंट, डिवाइडेड बाय 14 था, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो भाई, 14 इसके नीचे भी जाएगा इसके नीचे भी, तो ये बनेगा क्या, 8080 आई कैप अपॉन में 14 और प्लस 10 वी नॉट अपॉन में 14 जे कैप। अब खास बात ध्यान सुनना, ये जो वी कॉम है भाई ये भी तो वेक्टर फॉर्म में होगा भाई, चेक करो ना, ये जो वेलोसिटी है ठीक है ना वी कॉम की, ठीक, ये ऐसे, इसका भी क्या होगा, एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा एक वाई कॉम्पोनेंट होगा। चेक करो, मान लो पार्टिकल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचा, पार्टिकल नहीं कॉम, कॉम पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ कॉम, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी बनेगी। हाँ, ये जो होगा आपका वी कॉम, ये कितना आएगा, इसका एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा वी एक्स, ठीक, और इसका एक वाई कॉम्पोनेंट होगा वी वाई, ठीक। और सुनो स्लोप कितना था 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, सही है, और ये एंगल 90 यहाँ से, तो वी कॉम कितना हो जाएगा वी एक्स आई कैप और प्लस वी जे, सॉरी वी जे कह रहा हूँ, वी वाई जे कैप, वी वाई जे कैप। ओके नाउ अब ध्यान दीजिएगा जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो, इस ट्राइंगल में अगर तुम tan 45 लगा दो, tan 45 लगा दो, क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है, y कॉम्पोनेंट ऑफ द वी कॉम डिवाइडेड बाय ये कितना दिख रहा है, x कॉम्पोनेंट ऑफ द वी कॉम, tan 45 कितना होता है 1, सो वी वाई अपॉन वी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वी वाई बराबर वी एक्स आ जाएगा। बस यही हमको ध्यान रखना था, यानी कि वी कॉम का जो x कॉम्पोनेंट है और y कॉम्पोनेंट वो हमेशा इक्वल रहते हैं, बस यही तो अभी पीछे बताया था कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं। वेलोसिटी के फॉर्म में देखोगे तो वी एक्स वी वाई के इक्वल हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर ध्यान से चेक करो, ये जो वी कॉम है इसकी जगह तुमने क्या लिखा, वी एक्स आई कैप और प्लस वी वाई जे कैप। अब कंपेयर कर दो जरा, कंपेयर जब करोगे तो यही क्या है वी एक्स है, यही तो वी एक्स है भाई, वी कॉम ऐसा आ गया, तो ये वी एक्स है एक्स कॉम्पोनेंट, तो वी एक्स कितना आ गया, वी एक्स बराबर वी वाई तो है ही है, और वी एक्स कितना आ गया कंपेयर करने से 80/14, और वी वाई कितना आ गया चेक कर लो, वी वाई कितना आ गया, जे के सामने जो कुछ लिखा है क्या 10 वी नॉट अपॉन 14, 10 वी नॉट अपॉन 14, ये लो, कोई समस्या भाई, ये आपने निकाला वी कॉम और आपने सोचा वी कॉम ऐसा रहा होगा, लेकिन कंडीशन ऐसी दी है कि वी एक्स बराबर वी वाई, और वी एक्स ये रहा, वी वाई ये, तो वी वाई वी एक्स के इक्वल रख दिया, और यहाँ से वी नॉट जो आपने अज्यूम किया था कि 10 किलोग्राम वाला पार्टिकल इतनी स्पीड से चलता है, वी नॉट आ जाएगा, लो ठीक, 10 जाके इधर डिवाइड लगाएगा, सो वी नॉट बराबर कितना आ जाएगा बताइए, वी नॉट इज इक्वल्स टू 80/10 आ जाएगा, 10 1 जा 10 8 जा, तो लो भाई वी नॉट कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी नहीं पूछी उसने, स्पीड पूछी, ठीक, अगर वेलोसिटी पूछी होती तो क्या क्या बनती वेलोसिटी इस 10 किलोग्राम की वेलोसिटी अगर पूछी होती, वैसे तो पूछा नहीं है, वेलोसिटी ऑफ 10 kg कितना बनता, वेक्टर फॉर्म में बनता, वी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही 8, तो 8 जे कैप बन जाता, ठीक है। लेकिन अभी उसने बस स्पीड पूछी, तो दिस इज योर आंसर, स्पीड पूछा है, स्केलर होता है, ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बात करोगे, तो 10 किलोग्राम पार्टिकल को पॉजिटिव वाई में 8 मीटर पर सेकंड से चलना पड़ेगा, तभी इसका जो वी कॉम होगा, यानी कि वी कॉम की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई होगी, ठीक। नेक्स्ट इज, अब देखिए बात करते हैं हम किसकी, एस्केलेशन अगर आपको निकालना है, एस्केलेशन ऑफ कॉम, सेंटर ऑफ मास का एस्केलेशन, अब बताओ कैसे निकालोगे। अभी अभी आपने कॉम की वेलोसिटी निकाली थी, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए बस, ठीक है। तो वी कॉम कितना आया था बताइए, 3 पार्टिकल के लिए दिखाया था, m1 v1, 3 पार्टिकल्स के लिए m2 v2, बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, और प्लस m3 v3। अब देखो ज़्यादा टेंशन मत लेना, अब आप समझदार हो, बहुत कुछ आप कर चुके हो, तो अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे है ना, तो एस्केलेशन ऑफ कॉम, कॉम का जो एस्केलेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, वो कितना आ जाएगा m1, भाई वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे फॉर्मूला वही निकल के आ जाएगा, बस v1 की जगह a1 हो जाएगा, यानी कि a1 क्या है, पार्टिकल m1 का एस्केलेशन, m2 इंटू v2 की जगह क्या आ जाएगा a2, ठीक, और v3 की जगह क्या आ जाएगा a3।
जहाँ पर A1 A2 और A3 पार्टिकल M1 और M2 और M3 के एस्केलेशंस हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3। ये लो एस्केलेशन का फॉर्मूला बन गया, सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो यहाँ आर कॉम होता है, तो यहाँ डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R3। आप वेलोसिटी की बात करते हो यहाँ वी कॉम होता है, यहाँ V1 V2 V3। जब आप एस्केलेशन की बात करोगे कॉम के एस्केलेशन की, तो यहाँ A1 A2 A3। क्या दिक्कत है? ठीक, नाउ अब सवाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और एक बात और लिख देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से यहाँ आए हैं तो क्या किया है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सवाल देखिए, सवाल में आपसे बोलता है 4 पार्टिकल। अब ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, क्वेश्चन देखिए कितना आसान। कह रहा है कि 4 पार्टिकल्स A B C D with masses A B C and D with masses, ओके, Ma का मास M दिया हुआ है, पार्टिकल A का मास M है, पार्टिकल B का मास 2m है, ठीक, पार्टिकल C का मास 3m है। उसके बाद पार्टिकल D का जो मास है वो कितना है? 4m है, सही है। एंड आर एट द कॉर्नर, are at the corners of a square, are at the corners of a square, of a square, they have escalation of equal magnitude, they have escalations of equal magnitudes a। सभी एस्केलेशन के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और वो कितने हैं? a हैं, एज शोन इन द फिगर, एज एंड डायरेक्शन शोन इन द फिगर, डायरेक्शन शोन इन द फिगर, ओके। नाउ कह रहा द एस्केलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, द, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इतना लंबा मैं नहीं लिखूंगा, ध्यान सुनो। आपको क्या निकालना है? एस्केलेशन निकालना है, किसका? सेंटर ऑफ मास का। ये सवाल है, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम कैसे दिया, ऑप्शंस भी आपको दिए हुए। ऑप्शन ए इज A/5 इन द ब्रैकेट I कैप माइनस J कैप। ऑप्शन बी इज A इन द ब्रैकेट I कैप माइनस J कैप। ऑप्शन सी इज 0 and option D is A/5 I कैप प्लस J कैप, ठीक है। नाउ अब देखिए बच्चों, डायग्राम किस तरीके से उसने आपको दिया। ये एक स्क्वायर है इस तरीके से, ठीक, ये ऐसे, और इसके कॉर्नर पे 4 पार्टिकल रखे हुए हैं। पार्टिकल A मास M, ठीक, उसके बाद इसका एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड A और डायरेक्शन ऐसे करके दे दी। इसके बाद पार्टिकल B यहाँ कहीं है और पार्टिकल B का मास है कितना? 2m, और इसका एस्केलेशन इस तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद पार्टिकल C, ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टिकल C का जो मास है वो आपको 3m दिया हुआ है, ठीक, और इसका जो एस्केलेशन है वो इस डायरेक्शन में ऐसे करके A मैग्नीट्यूड से दिखाया गया है। डायरेक्शन ऐसे ही है और मैग्नीट्यूड एस्केलेशन का A। उसके बाद D एक पार्टिकल है, इस कॉर्नर पे बैठा हुआ है, और बैठने का मतलब है, समझ रहे होगे आप, चल ही रहा होगा, ठीक है, और एस्केलेशन कितना है? A मैग्नीट्यूड एस्केलेशन है ऐसा, ठीक। अब ध्यान से बच्चों चेक करिए, इन्होंने हमसे क्या बोला है कि अगर ये पार्टिकल A वाला ऐसे, B वाला ऐसे, C वाला ऐसे, D वाला ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो इनका जो कॉम है उसका एस्केलेशन बताओ। भाई 4 पार्टिकल 4 पार्टिकल सिस्टम है, उसका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास का एस्केलेशन बताओ, ठीक। तो आप क्या करो, यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ, आप यहाँ पर क्या करो, आप ऐसे करके एक सिस्टम बना लो। सिस्टम का मतलब है एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में सोचिए, ठीक। भाई ये एक्स एक्सेस हो जाएगी और ये वाई एक्सेस, बस बात बनती हुई आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। मास M1 कितना हो जाएगा बोलो? M,
ठीक है, ये इसको हमने पार्टिकल फर्स्ट बोला, और इसका एस्केलेशन A1 कितना हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ध्यान दो मैग्नीट्यूड A दे के रखा है और एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए आई कैप, और नेगेटिव में तो माइनस आई कैप, माइनस लग जाएगा। फिर मास M2 मास कितना है 2m, सही है, और एस्केलेशन A2 कितना हो जाएगा, एस्केलेशन बताइए इसका, क्योंकि पॉजिटिव वाई में है तो A J कैप, ठीक। उसके बाद मास M3 कितना है चेक कर लो, ये वाला है ना 3m। उसके बाद इसका एस्केलेशन अगर बनाओगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, देखो A से, तो A आई कैप प्लस का, एंड फाइनली M4 जो मास है आपके पास है ना, ये वाला, ये 4m से ऐसे जा रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो 4m, तो एस्केलेशन ऑफ द फोर्थ पार्टिकल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस A J कैप, नेगेटिव वाई में ना इसलिए माइनस J कैप लगेगा, माइनस A J कैप, ठीक। नाउ अब बस एस्केलेशन ऑफ द कॉम का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्या होता है बताओ, M1 A1 प्लस M2 A2 और प्लस M3 A3, ठीक, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3। सो M1 कितना है चेक कर लो भाई, M1 है आपके पास M इंटू A1 कितना है आपके पास माइनस A आई कैप प्लस M2 कितना है 2m इंटू A2 कितना है A J कैप, और प्लस M3 कितना है आपके पास, और M4 भी होगा यहाँ पर, M4 A4 नीचे M4 ऐड हो जाएगा, ठीक। नाउ M3 कितना है आपका 3m, और इनटू में एस्केलेशन कितना है इसका A आई कैप, M4 कितना है 4m, और इसका एस्केलेशन कितना हो जाएगा फोर्थ पार्टिकल का 4m इंटू माइनस A J कैप, सही है। नाउ डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा, सभी पार्टिकल के मास को ऐड करोगे, m प्लस 2m 3m प्लस 3 6 प्लस 4 10m हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो गया। नाउ अब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर से m कॉमन लोगे तो ये वाला m, जैसे ही m कॉमन ले लोगे तो ये m से कट जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बचेगा आपके पास यहाँ से, सबसे पहले आई कैप वाले लेते हैं, ठीक है ना, आई कैप वाले, ये माइनस A आई कैप है और ये 3A आई कैप है, तो 3 माइनस 1 2A आई कैप, तो ये वाला और ये वाला मिलके आपको क्या देगा 2A आई कैप, ठीक। सो 2A आई कैप, और उसके बाद बात करते हैं J कैप के बारे में, ध्यान से चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखो ये 2A J कैप है पॉजिटिव का, और ये माइनस का 4A, माइनस 4A प्लस 2A माइनस 2A, तो माइनस का 2A J कैप एंड होल डिवाइडेड बाय कितना है 10 है, ऊपर से 2A कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो 2A ऊपर से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा आई कैप माइनस J कैप एंड होल डिवाइडेड बाय कितना था 10, सो 2 1 जा एंड 2 5 जा, सो कितना आ गया A बाय 5 इन द ब्रैकेट A आई कैप माइनस J कैप, यही क्या है एस्केलेशन वेक्टर है किसका कॉम का, A अपॉन 5 आई कैप माइनस J कैप, ओके। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक, कर लीजिए इसको। नाउ अब देखते हैं बच्चों हम लोग देखो सवाल में आपको दिया फाइंड एस्केलेशन ऑफ कॉम, फाइंड एस्केलेशन ऑफ कॉम when system is released from rest, when system is released from rest, system is released from rest। अब देखो बच्चों यहाँ पुली सिस्टम आपको दिया हुआ है डायग्राम में इस तरीके से, ठीक। अब लॉज ऑफ मोशन अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तब आपको समझ में आएगा। नाउ ध्यान दें, ये ऐसे, और यहाँ एक पुली लगी हुई है, ठीक, और ये स्ट्रिंग आ रही है इस तरीके से, और ये है मास आपका, और ये इस तरीके से, ठीक। ये मास कितना है m है, और ये मास है आपका 2m, सही। ये सिस्टम आपको इस तरीके से दिया हुआ है, आपको इस पूरे सिस्टम का 2 पार्टिकल सिस्टम है, एक मास ये क्या ये है ना 2m और m, ठीक है। अब ध्यान सुनो बच्चों, आपको इस पूरे सिस्टम का क्या निकालना है कॉम का एस्केलेशन, मतलब समझो ये देखिए आपको क्या निकालना है एस्केलेशन कॉम, जिसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे क्या M1
A1 और प्लस M2 A2, और ये A1 A2 वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहो तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम 10 घंटे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये वाला भारी है तो अंदाजे से आप बता सकते हो ये ए एस्केलेशन से ऊपर जाएगा, जितने एस्केलेशन से ये ऊपर जाएगा उतने ही एस्केलेशन से ये नीचे आएगा। यस और नो? ठीक, यस और नो? ठीक भाई, जितने एस्केलेशन से ये ऊपर जाएगा उतने एस्केलेशन से नीचे आएगा, ठीक है ना? करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या कर सकते हो बताओ? अब ध्यान से चेक करो, इस एस्केलेशन को हम लोग डायरेक्ट निकालते थे, ये एस्केलेशन हम लोग डायरेक्ट निकालते थे, ठीक है ना? तो डायरेक्ट कैसे निकालते थे अगर आपको याद हो? एस्केलेशन डायरेक्ट कैसे निकाला जाता था बताओ? एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता था? ठीक है, ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। भाई नेट फोर्स किधर आ रहा है? इधर ही तो आ रहा है ना, ऐसे सोचो। तो इसका वेट इधर लगेगा 2 mg, 2 mg ले जाने वाला, और रोकने वाला कौन है भाई? ये इसको रोकना चाहता है, ये वाला इसको रोकना चाहता है, ये नीचे आना चाहता है, ये भारी तो नीचे आ जाएगा 2 mg। भाई इसका वेट 2 mg नीचे, और इसका वेट mg नीचे। ठीक, तो ये रोकने वाला और ये ले जाने वाला, तो ले जाने वाला माइनस रोकने वाला, ये नेट फोर्स आ गया, ठीक है ना? नेट फोर्स और डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा? 2m प्लस m। कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, हो गए परेशान? नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए भाई, अगर आप कहीं पे एस्केलेशन निकाल लो, अगर आप एस्केलेशन निकाल लो तो फॉर्मूला क्या होगा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो वही तो कर दिया भाई मैंने। नेट फोर्स, ये ले जाने वाला फोर्स इसका वेट 2 mg, और ये रोकने वाला फोर्स, तो नेट फोर्स कितना है? 2 mg माइनस mg अपॉन में टोटल। तो यहाँ से अभी चलो फ्री बॉडी डायग्राम से बता देंगे। 2 माइनस mg mg अपॉन में कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 3m, m से m कट जाएगा तो एस्केलेशन डायरेक्ट आ जाएगा g/3। अब सुनो ध्यान से, अब पूरी कहानी सुनिए, यहाँ पर आ जाइए। मास m1, ठीक है, इनमें से किसी को भी आप m1 मान लो। m1 किसको मानोगे आप? चलो इसको m1 मान लेते हैं। तो मास m1 कितना हो गया आपका? 2m। ठीक, तो इसका एस्केलेशन कितना हो जाएगा? ध्यान सुनो, इसका एस्केलेशन a1 कैसे बनेगा? ध्यान सुनो, ये a मैग्नीट्यूड से ही जा रहा है लेकिन नीचे जा रहा है, तो माइनस a और जे कैप। ठीक, और a की वैल्यू आपने निकाल के रखी हुई है, कितना है? g/3। बात समझ में आई? यहाँ से एस्केलेशन a1 आ जाएगा कितना? माइनस g/3 जे कैप। और इसी तरीके से मास m2, इसके मास को हमने m2 निकाला, बोला मास m2 कितना है? m, और एस्केलेशन a2 कितना हो जाएगा? अब ये ऊपर जा रहा है, a एस्केलेशन सही, दोनों के एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड सेम भाई, डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है ना? तो a जे कैप और a कितना हो जाएगा? g/3 जे कैप। ये लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक, लाके यहाँ रख दो, बात आपकी बन जाएगी, ठीक है ना? ओके, नाउ यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या? a कॉम इज इक्वल्स टू m1, m1 की जगह 2m इंटू में a1, a1 कितना है? -g/3 जे कैप, और प्लस m2 कितना है? m है, और a2 कितना है आपका? g/3 जे कैप अपॉन में m1 प्लस m2, 2m प्लस m। करेक्ट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देख लो भाई, m कॉमन आके कट जाएगा यहाँ पे, है ना? अरे नीचे 3m हो जाएगा, तो 2m प्लस m, नीचे कितना हो जाएगा आपका? 3m। तो m से m कट जाएगा कॉमन आके, ये हो जाएगा कितना? -2g/3 जे कैप, और प्लस यहाँ बचेगा g/3 जे कैप, और नीचे बचेगा 3। सही है? अब देखो -2g प्लस g, माइनस g/3 बचेगा ऊपर, जे कैप अपॉन में 3 आएगा नीचे, तो -g अपॉन में 9, ये -g अपॉन में 9 जे कैप। ठीक, ये आ गया आपका क्या? एस्केलेशन कॉम। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के करते, है ना, अगर आप एस्केलेशन कैसे निकालते? फ्री बॉडी डायग्राम से, तब भी आ जाता। भाई देखो सिंपल सी बात है यार, इतना थोड़ी ना टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला, ये ले जाना चाहता है, और क्योंकि इसका वेट ऐसे नीचे, ये ज़्यादा भारी, ये इधर जाना चाहता है, क्योंकि पूरा सिस्टम किधर मूव कर रहा है? इधर। तो ले जाने वाला माइनस रोकने वाला, तो ले जाने वाला 2 mg माइनस रोकने वाला mg डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये एस्केलेशन आ जाएगा। फिर भी अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम से ही भाई बनाना है तो आप बना सकते हो, ध्यान से चेक कर लो। ये देखो 2 mg इधर लगेगा m1 मास पे, और टेंशन इधर आएगा, और ये 2 mg वाला नीचे जा रहा था, इसलिए 2 mg बड़ा हो जाएगा, सो 2 mg माइनस टेंशन, तो ये नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, लेकिन इसका मास कितना था? 2m,
और एस्केलेशन ए। और सेकंड जो ब्लॉक है आपका, उसका वेट कहाँ लगेगा, mg नीचे और टेंशन लगेगा ऊपर। लेकिन ध्यान दो इस बार ये जो m वाला मास है ना, जिसका वेट mg, ये ऊपर जा रहा है, इसलिए टेंशन बड़ा हो जाएगा, ऐसा सोचोगे आप। तो t माइनस एम जी, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। सही है, बस ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। एस्केलेशन निकाल लो यहाँ से, क्या दिक्कत है, उठा के ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपका टेंशन से टेंशन कट जाएगा, 2mg प्लस mg 3mg। तो इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा भाई, है ना। ये छोटे मोटे इतने सारे सवाल कराएं आप डायरेक्ट कर सकते हो। इज इक्वल्स टू 2ma प्लस ma 3ma। सही है ना, m से m आपका कट जाता है, और कुछ गलती हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है भाई। एस्केलेशन g के इक्वल कैसे आ जा रहा है यार, क्या गलती हो रही है। 2mg, ओ आई एम वेरी सॉरी, 2mg माइनस mg होता है ना भाई। तो यहाँ आ जाएगा कितना, mg, प्लस नहीं है, 2mg माइनस mg, ठीक। m से m कैंसिल, और a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, g/3। लो यहाँ से भी आ गया, वही चीज़ मैंने डायरेक्ट कर दी थी। अब a आ गया तो जैसे पीछे निकाला है a1 a2 बना के सॉल्व कर लेंगे, ठीक। नाउ अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। नाउ मान लो बच्चों इस बार ऐसा आपको दे दिया है, फाइंड escalation of COM, okay, when the system is released, when the system is released from rest। नाउ ये कैसा बच्चों, वेज रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक पुली लगी हुई है इस तरीके से, और यहाँ से एक स्ट्रिंग आ रही है ये ऐसे, और यहाँ पर एक मास है, ठीक, m, और यहाँ पर भी एक मास है m। इसका मास m है और इसका मास m है। एंगल्स आपको दिए हुए हैं इस बार 60 डिग्री और इधर 30 डिग्री। सही है, तो ये सवाल आपको दिया हुआ है, अब आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ठीक। अब आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। क्या अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, सोचो, कंपोनेंट्स का। तो इसका वेट का कंपोनेंट इधर आएगा। अब ये सब मैं नहीं बताऊंगा भाई, सब बहुत आप कर चुके हो। mg sin 60 इसको इधर खींचना चाहता है लॉन्ग द सरफेस, और इसका mg sin 30 इधर एंगल, ठीक है भाई। कंपोनेंट भी नहीं निकालना आता तब तो बहुत गलत बात है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पूरा पड़ा है। mg sin 60 को इधर लेना चाहता है और mg sin 30 को इधर लेना चाहता है। क्या आप डायरेक्ट एस्केलेशन निकाल सकते हो, क्योंकि जितने एस्केलेशन से ये इधर जा रहा होगा उतने ही एस्केलेशन से ये इधर जा रहा होगा। सही है ना, तो क्या आप एस्केलेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो, बताओ। यस सर, कैसे एस्केलेशन डायरेक्ट कैसे निकालते हैं बताइए। ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, mg sin 60, और सुनो इतना तो अंदाजा होगा आपको, ये बड़ा होगा भाई, sin 60 की वैल्यू sin 30 से बड़ी होती, ठीक। तो ये बड़ा और ये छोटा, तो ये ले जाने वाला और ये रोकने वाला। तो ले जाने वाला फोर्स mg sin 60 माइनस रोकने वाला फोर्स कौन सा है, mg sin 30। ये करते ही एक तरीके से नेट फोर्स आपने निकाल लिया। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय, मतलब नेट फोर्स इधर आएगा ले जाने वाला, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m, ठीक। तो यहां से आ जाएगा क्या, mg sin 60 होता है √3/2 माइनस mg sin 30 होता है 1/2। तो mg इंटू 1/2, mg/2 अपॉन में m प्लस m 2m, m कॉमन लेके काट दोगे तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, चेक कर लो भाई, यहाँ से आ जाएगा √3/2 और माइनस g/2, है ना, अपॉन में 2। तो ऊपर बनेगा 1/2, अगर कॉमन, अगर आपने इसको इस तरीके से लिख लिया ऊपर वाले, √3 माइनस g/2 और नीचे 2, ये 2 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, 2 to the 4, सो √3 माइनस g/4, ये लीजिए, ये आ गया a का वैल्यू, ये आ गया किसका वैल्यू, a का वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, बस अब कुछ नहीं करना है। अब a के कंपोनेंट निकाल लीजिए, a के कंपोनेंट निकाल लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं, किसको ये वाले मास को लेते हैं, ठीक। तो इसका एस्केलेशन इस तरीके से है, ऐसे, ठीक। नाउ ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से। अब क्यों किया सर, क्योंकि ये एंगल कितना था आपका 60 डिग्री, तो ये भी कितना ऑल्टरनेट से 60 डिग्री, ठीक। अब आप समझो, ये आपका a था, तो इधर कंपोनेंट क्या बनेगा, a cos 60, सही है, और इधर कंपोनेंट कितना आएगा इसका, a sin 60। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि
इधर मास m था ना, इसी को हमने m1 बोला, तो ये हम m1 मास के लिए सब कुछ निकाल रहे हैं, मास m1 m, और एस्केलेशन वेक्टर a1 कितना बनेगा, a cos 60। चलो a cos 60 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। a और cos 60 कितना होता है 1/2, यहाँ से आ जाएगा a/2, तो ये a/2 किधर है नेगेटिव x में, तो माइनस a/2 आई कैप, ठीक। और ये कितना हो जाएगा a sin 60 √3/2 है ना, यानी कि a √3/2 और नेगेटिव y में इसलिए माइनस a √3/2 j कैप, सही है। ये आ गया a1। अब इसी तरीके से दूसरी वाली जो बॉडी है उसके लिए बना लीजिए, ठीक है, इसको हमने बॉडी 2 बोला, ठीक। तो इसका एस्केलेशन इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक। ये एंगल कितना था 30 डिग्री, सही है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये एस्केलेशन ए से चढ़ रहा था ऐसे, है ना, इसका ए ऐसे था, देख सकते हो आप। तो इस ए का कंपोनेंट इधर आएगा क्या, ए cos 30, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा ए साइन 30, सही है। सॉल्व कर लीजिए a cos 30, यानी कि a cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा a और साइन 30 होता है 1/2 a/2। अब मास m2 m आ जाएगा, ठीक, जो कि इस तरीके से जा रहा था, ठीक। नाउ और एस्केलेशन वेक्टर a2 इज इक्वल्स टू x के नेगेटिव डायरेक्शन में a √3/2, यानी कि माइनस a √3/2 आई कैप, और पॉजिटिव y में प्लस a/2 j कैप, और a की वैल्यू तो तुम पहले ही निकाल चुके हो, ठीक है। नाउ बस अब इसको सॉल्व मैं नहीं करूँगा भाई, सॉल्व आप करोगे, ठीक है ना। a कॉम कितना आ जाएगा आपका m1 a1 और प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना था आपका m, a1 कितना निकाला आपने, ये रहा, ठीक, माइनस a/2 आई कैप माइनस a √3/2 j कैप, और प्लस m2 कितना आपका m, और a2 कितना है, ये रहा, माइनस a √3/2 आई कैप प्लस a/2 j कैप, और अपॉन में m1 प्लस m2 करोगे तो m प्लस m कितना आ जाएगा 2m, सही है। और एक खास बात ध्यान सुनो, a की वैल्यू तुमने पीछे निकाल के बैठे हुए हो, √3 - g/4। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगी, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ओके।